जय हिंद साथियों, आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में हम एक ऐसे सीनियर एयरफोर्स अधिकारी से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ 4 दशकों तक माँ भारती की सीमाओं की हिफाजत की है, बल्कि एक एग्जाम्पल सेट किया है कि बदलते परिदृश्य में आगे की रणनीति कैसी हो। तो आइए सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच पर हम स्वागत करते हैं परम विशिष्ट सेवा मेडलिस्ट, अति विशिष्ट सेवा मेडलिस्ट, वायुसेना मेडलिस्ट, एडीसी तथा अन्य कमेंडेशन कार्ड और मेडलों से सम्मानित फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अनिल खुसला जी, सेवानिवृत्त। सर, सैनिक वेलफेयर न्यूज परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको और आपके सारे कार्यकर्ताओं को और जितने भी हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उनको भी। थैंक यू सर। तो सर, आपका सफ़र एक फाइटर स्ट्रीम से शुरू हुआ और आगे चलकर आप एयरफोर्स के वाइस चीफ तक बने। आप जब पीछे मुड़कर देखते हो, एक यंग फाइटर पायलट से लेकर और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप तक की जो जर्नी है, उससे आपको क्या लेसन मिला, क्या सबक सीखा सर? ये तो जर्नी काफी लंबी रही और 40 साल तो मतलब सर्विस में बिताए और उससे पहले भी हमारे फादर एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स को बहुत क्लोजली मैंने देखा है। 20 साल पहले भी, उससे पहले जब एयरफोर्स ज्वाइन करने से भी पहले। तो इस जर्नी में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन मैंने सीखा है वो ये है कि वर्क रिलेटेड, कि हार्ड वर्क कोई जो उसके ना कोई शॉर्टकट नहीं है जी। हार्ड वर्क है वो, कहीं भी आप जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वो हार्ड वर्क करने की जरूरत है। और इसी से रिलेटेड है कि जब आप कहीं भी काम करते हैं तो बोलते हैं कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, मतलब आप उसमें अपना 100% से ज्यादा लगा दीजिए। और तीसरी चीज ये है वर्क रिलेटेड है कि लोग सोचते हैं यार इसमें तो बहुत काम हो गया, ये तो ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, इसको मैं क्या करूं। बट रिमेंबर, ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जी। तो आप इनिशिएटिव लीजिए, उसको इम्प्रूव करिए फर्दर, अपने आप को भी वो बोलते हैं कि मेक योरसेल्फ बेटर देन यस्टरडे। तो वो ये चीज बहुत रहती है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इम्पोर्टेंट मैंने सीखी ये काम में कि ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत कर लिया। ये जब भी आपको ऐसा लगे 1 या 2 स्टेप एक्स्ट्रा ले लीजिए जी। उससे क्या है कि आप एवरेज से अबव एवरेज एक्सेप्शनल जोन में चले जाते हैं, जस्ट बाय टेकिंग दोस 1 और 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा। तो ये जो लेसन है, ये मेरे को जैसे कि वर्किंग फेज में, लीडरशिप फेज में, हर एक फेज में ये लेसन मेरे को काम आया और मैंने ये प्रिंसिपल फॉलो की। जी सर, आपने जैगुआर, MiG-21, किरण जैसे एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं जी, और 4000 से भी ज़्यादा घंटे का आपका एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग का एक्सपीरियंस रहा है। और एक फाइटर पायलट से के कॉकपिट से जो आपने डिसीजन मेकिंग होती है, कहाँ आप फाइटर पायलट से फिर आप डिसीजन मेकिंग तक पहुँचे, क्या यही सोच आगे लेटर चल के आपके सीनियर कमांड में काम आती है? इसका सीधा आंसर तो नहीं है, हाँ या ना दोनों ही है। एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि जो कॉकपिट में आप डिसीजन लेते हैं वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन होते हैं सर। और उसमें क्या है कि लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। और तीसरा जो इफेक्ट होता है वो आप पे पड़ता है या आपकी फॉर्मेशन पे पड़ता है ना। लेकिन जो आप डिसीजंस बाद में लेते हैं एज अ लीडर, एज अ कमांड, जब आप कमांड करते हैं स्टेशंस, कमांड या एयरफोर्स, तो उसमें क्या है, जो आपके डिसीजन बड़े कैलकुलेटेड होने चाहिए। क्योंकि एक 2 चीजें हैं, एक तो वो बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है और दूसरा जो बहुत लोगों को अफेक्ट करता है, कोई नहीं, बहुत लोगों को अफेक्ट करता है। जी। तो दोनों का स्लाइटली डिफरेंस है। लेकिन एक चीज जो कॉकपिट में आप सीखते हैं वो लाइफ में बहुत काम आती है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्राइसिस मैनेजमेंट की। अब जैसे जहाज में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होते हैं कि हाँ भाई आप जहाज को पहले कंट्रोल करो, उसको फ्लाई करते रहो। और दूसरा फिर सब्सिक्वेंट एक्शन होते हैं कि हाँ भाई जो प्रॉब्लम है उसको कंटेन करो और वापस ले आओ जहाज को। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर की ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो जो लाइफ में
आपके पास समस्याएं आती हैं, बोलते हैं कि लाइफ विल थ्रो मेनी बाउंसर्स एट यू, उसमें आप ये अगर प्रिंसिपल फॉलो करें कॉमन सेंस का, जो इमीडिएट एक्शन है, सब्सिक्वेंट एक्शन है, लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव एक्शन है, तो आप कभी गलत नहीं होंगे, आप उस क्राइसिस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। सर आपने जैगुआर स्क्वाड्रन को मैरीटाइम रोल में कमांड किया। आम दर्शक एयर पावर को अक्सर जो लैंड बॉर्डर से जोड़ के देखते हैं। इंडियन ओशियन रीजन में एयरफोर्स की मैरीटाइम रोल में असली इंपॉर्टेंस क्या है सर? इसमें एक तो पहला जो पोर्शन आपने बोला, ये गलत क्या कहते हैं, सवाल नहीं, मतलब गलत सोच है लोगों की कि एयरफोर्स सिर्फ लैंड बॉर्डर से टाइड है। अब वो जो जहाज है, जो वेपन है, जो प्लेटफॉर्म है, जो मिसाइल है, उसको ये तो नहीं पता कि नीचे लैंड है कि सी है। जी 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 जी। तो जो एयर पावर है, वो जो फ्लाई करता है हवा में, वो लैंड के ऊपर भी फ्लाई करता है, सी के ऊपर भी फ्लाई करता है, ठीक है। तो ये मिथ है। उसके लैंड की बजाय अगर आप सरफेस फोर्सेस बोलें तो वो थोड़ा करेक्ट रहेगा। अब सरफेस फोर्सेस में दोनों आ जाते हैं, लैंड भी आ जाता है, नेवी भी आ जाती है, आर्मी भी आ जाती है। जी जी सर। वो सोच ठीक रहेगी। अच्छा, जो एयर पावर है वो ना खुद की जो उनकी लड़ाई है वो भी लड़ते हैं, जो आर्मी को भी सपोर्ट करते हैं और नेवी को भी सपोर्ट करते हैं। और हाँ, मैरीटाइम एयर पावर का सवाल जो आपने बोला, इंडियन ओशन में एयर पावर की काफी अहमियत है। नेवी के पास भी इंटीग्रल अपना एयर पावर है और एयरफोर्स का भी यूज होता है। तो इसमें देखिए आप, पहला तो एयरफोर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहता है, तो आईओआर में जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, डिजास्टर हो, तो एयरफोर्स ऑलवेज फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहता है सर। और दूसरा, हमारा डायस्पोरा हर एक जगह है, भारतीय नागरिक हर एक जगह है, उनकी सहायता के लिए हम पहुंच जाते हैं। मोबिलाइजेशन करनी हो अगर इंडियन ओशन रीजन में, तो एयरफोर्स आगे रहता है। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के लिए एयरफोर्स रहता है, तो ऑपरेशनल डोमिनेंस के लिए रहता है। और अभी जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी एयरफोर्स की बहुत बढ़ गई है। पहले तो एक जैगुआर स्क्वाड्रन होता था, अभी सारे जहाज जो है मैरीटाइम कैपेबल हैं। रीच बहुत बढ़ गई है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से, बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं इंडियन ओशन में। जी जी सर आपने जैसलमेर और अंबाला जैसे फ्रंटलाइन एयरवेस कमांड किए। हाँ जी। और बॉर्डर के पास एक एयरवेस चलाना सिर्फ फ्लाइंग ऑपरेशन नहीं होता। ऐसी कमांड में सबसे बड़ी ऑपरेशनल और ह्यूमन चैलेंज क्या आते हैं सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा और बहुत सही कहा आपने कि जब आप हर उस पे जाते हैं, जब आप सेकंड फेज में जाते हैं लाइफ में, एयरफोर्स में मैं बोलता हूँ या कहीं भी 3 फेज होते हैं। पहला वर्किंग फेज, जहाँ पर आप अपना खुद काम करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप आगे जाते हैं। दूसरा फेज आता है सुपरवाइजरी फेज, जिसमें आप लोगों से काम कराते हैं। जी जी। तीसरा फेज आता है लीडरशिप फेज। तो ये जो कमांड है बेस की, ये सेकंड फेज में आती है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये क्वेश्चन मेरे को पहले भी किसी ने पूछा कई बार कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। तो मैं सबसे बड़ा चैलेंज मानता हूँ कि जो हमारी टीम है स्टेशन में, उसको इकट्ठे रखना, टुगेदर रखना और फोकस रखना ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ, वो सबसे बड़ा चैलेंज। और जो आप स्टेशन रन करते हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती हैं, आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल आती हैं, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन बहुत जरूरी है। आप अकेले तो खुद नहीं कर सकते, तो डेलीगेट करने की जरूरत है। तो मैं हमेशा इंस्पिरेशन पता है किससे लेता था? कार से। कार अगर स्मूथ चलानी हो तो उसमें आप क्या करते हैं? व्हील बैलेंसिंग करते हैं, व्हील अलाइनमेंट करते हैं, व्हील रोटेशन करते हैं, स्पेयर व्हील रखते हैं। तो इसी तरह स्टेशन में भी, या जब आप कमांड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, स्मूथ रनिंग के लिए हर एक का प्रेशर सेम रहना चाहिए, मतलब ताकि स्मूथ रनिंग, व्हील जो फोकस है वो अलाइंड रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरह। बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जब आप काम देते हैं उनको, तो आप उनको वेयर विदॉल भी दीजिए वो काम कैसे करने के लिए। रोटेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो बोर्डम सेट हो जाता है लोगों को। और हमेशा स्पेयर व्हील रखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी क्राइसिस मोमेंट में कभी भी किसी और की जरूरत पड़ सकती है कभी भी। जी सर आपने ईस्टर्न एयर कमांड का नेतृत्व किया, जहां चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सर। चाइना के साथ एयर पावर बैलेंस को समझने के लिए आम नागरिक को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? चाइना, आपने सही बोला, जो ईस्टर्न एयर कमांड मेनली चाइना है, लेकिन ईस्टर्न एयर कमांड बड़ी यूनिक कमांड है। उसकी 5 कंट्रीज के साथ बॉर्डर है, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। जी जी सर। उसमें लैंड बॉर्डर भी है, सी बॉर्डर भी है। तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और चाइना जो है वो, जब बोलते हैं चाइना के बारे में तो ऐसा लगता है कि एनिग्मा है, कि हाँ भाई
किसी को ये नहीं पता चलता कि अंदर क्या है। तो कई विचार ख्याल में आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट। लेकिन जो एयर पावर का है एट द मोमेंट, अगर बैलेंस देखा जाए तो न्यूमेरिकली तो काफी आगे बढ़ रहे हैं। जो नंबर ऑफ जहाज है उनके, और एयर पावर में ही नहीं, नेवी में भी काफी बढ़ रहे हैं। यूएसए को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है नेवल शिप्स में। तो न्यूमेरिकली तो आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने 5th जनरेशन जहाज जो है डिप्लॉय कर लिए हैं, 6th जनरेशन फ्लाई कर लिए हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज जो क्वालिटी वाइज भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उनकी क्वालिटी में हमेशा डाउट रहता है। और उनकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है बहुत फास्ट है। और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत टाइम में अगर आपको इंक्रीज करना है प्रोडक्शन तो आप कर सकते हैं जी। वो बड़ी उनकी एस्टेब्लिश्ड है। तो ये सब ध्यान रखते हुए जो एक कंपैरिजन जब होता था, पहले कहा जाता था कि इंडिया हैज गॉट T3 एडवांटेज। T3 में मतलब टेरेन, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग जी। तो टेरेन का मतलब की हो गया कि आप उनका हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो परफॉर्मेंस उनकी कम हो जाती है जहाजों की, हमारा लो ऑल्टीट्यूड पे है। लेकिन टेरेन की जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा ऑफसेट हो रही है। टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बोला, चाइना काफी आगे बढ़ गया है। जो ट्रेनिंग है उसमें ट्रेनिंग ही नहीं, ट्रेनिंग आती है आपका जो डिफेंस फोर्सेस है उनकी मोरल की वो बात आती है, उनकी डेडिकेशन की बात आती है, उनकी वॉर एक्सपीरियंस की बात आती है। तो उन मामलों में हम अभी भी इससे आगे जी, लेकिन न्यूमेरिकली और क्वालिटेटिवली वो काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, डोकलाम के समय जो इंडिया चाइना टेंशन ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित खींचा था अपनी तरफ, ऐसे क्राइसिस में एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस विजिबल नहीं होती है। जो भी कुछ होता है वो पर्दे के पीछे होता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसे मोमेंट में डिफरेंस कैसे काम करता है सर? तो डोकलाम का एक्चुअली, डोकलाम के बाद तो फिर गलवान हो गया, गलवान के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया जी। तो ये ऑपरेशन जब चलते हैं तो अटेंशन जो है वो कम हो जाती है। तो डोकलाम की अटेंशन भी काफी कम रही। अभी मैं हाल में ही 2 हफ्ते में जा रहा हूँ, ईस्टर्न एयर कमांड में सेमिनार है डोकलाम के ऊपर सर, तो इसके बारे में बात करेंगे 7 साल के बाद। और एयरफोर्स का काफी उसमें रोल रहता है। हालांकि जो फेस ऑफ हुआ था वो आर्मी का हुआ था फेस टू फेस। इन एयरफोर्स का क्या है, पहला जैसा कि मैंने बोला, जो फर्स्ट रिस्पांस आती है वो एयरफोर्स की ये आती है कि हिली टेरेन में जैसे ट्रूप्स ले जाना है, एक्लिमेटाइज्ड ट्रूप्स, तो उसमें एयरफोर्स की वो आ जाती है हेलीकॉप्टर से। एक उसको IVTT बोलते हैं, इंटर वैली ट्रांसफर, ट्रूप ट्रांसफर, एक जगह से दूसरा ले जाना, उनको सस्टेन करना। फिर आता है सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है ISR की, कि हाँ भाई एनिमी की साइड हो क्या रहा है, उसमें एयरफोर्स का रोल आ जाता है। एरियल रेकी हो गई, तो ये रेकी करके बताना कि हाँ भाई क्या क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आता है AD अलर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली, क्योंकि अब आपके फेस ऑफ हो गया तो पूरा AD तो यू हैव टू बी अलर्ट। उसके बाद फिर आता है आपका पूरी तैयारी की, हाँ भाई क्या कंटीजेंसी होगी, उसकी प्लानिंग करना। जॉइंट ऑपरेशंस बहुत महत्व रखते हैं आर्मी के साथ, लैंड सरफेस फोर्सेस के साथ। जी। ये सारा काम चलता है। दूसरा आपने बात की डेटरेंस की, जो डेटरेंस वैल्यू होती है मिलिट्री की, तो वो डिपेंड करती है कि आपके कितने एनिमी हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनका रवैया क्या है आपकी तरफ। तो वो डेटरेंस जो वैल्यू है वो कम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि मतलब आपकी डेटरेंस वैल्यू कम होगी तो आपको तंग करने का कोशिश कर सकते हैं। जी। डेटरेंस वैल्यू हाई होगी तो 5 बार सोचेगा बिल्कुल कुछ करने के, कई बार सोचेगा। जी है सर। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद देश में एयर पावर को लेकर बहुत चर्चा हुई सर। आपके अनुभव के आधार पर बालाकोट ने इंडिया की मिलिट्री मैसेजिंग और स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी को कैसे दर्शाया सर, कैसे बदला सर? तो बालाकोट तो ऑपरेशन जो है मेरे बहुत क्लोज है हार्ट टू, क्योंकि मैं वाइस चीफ था, उसको कोऑर्डिनेट किया। और मैं मानता हूँ कि ये मेरा फेयरवेल गिफ्ट था एयरफोर्स से, क्योंकि फरवरी में हुआ और अप्रैल एंड में मैं रिटायर हुआ सर। और लकी रहा कि मैंने दोनों चाइना और पाकिस्तान के साथ डोकलाम और बालाकोट को हैंडल किया। तो बालाकोट के महत्व इसलिए था कि इसलिए चर्चा ज्यादा हुई क्योंकि पहली बार एयरफोर्स का यूज हुआ सर। ये तो क्या होता है कि जो वेस्टर्न, जो अदर बाकी वर्ल्ड में जो है वो एयर पावर का काम चलता रहता है, लेकिन लैंड फोर्सेस जब जाते हैं तो उसको इन्वेजन माना जाता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ लैंड एयर को यूज करने से विचार था कि ये एस्केलेटरी है,
मतलब सीधा एस्केलेशन, लड़ाई लग जाएगी, तो इसलिए यूज नहीं होता। तो वो जो थिंकिंग है हमारी, जो वो चेंज हुई। बालाकोट में पहली बार एयरफोर्स का यूज हुआ और टेररिज्म को जवाब देने के लिए। तो जो हमारी पॉलिसी थी वो पहले थी, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट, कि डिप्लोमेटिकली हैंडल करते थे, इकोनॉमिकली हैंडल करते थे वो सब। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो प्यूनिटिव डिटरेंस स्ट्रैटेजी में चेंज हुई। अब जैसे उरी में हुआ, थोड़ा लिमिटेड एक्शन हुआ ग्राउंड फोर्स, बालाकोट में एयर एक्शन हुआ और तो जैश ए मोहम्मद का कैंप, उसको हमने अटैक किया। अब आप ऑफ सिंदूर में देखिए, जी जी, टेररिस्ट टारगेट अटैक किए। तो ये जो सोच है, ये विचार है, भारत का जो पॉलिसी, जो स्ट्रैटेजी है, वो चेंज हुई है। और मैसेज बड़ा क्लियर था दोनों में, ऑफ सिंदूर में भी और बालाकोट में भी। हमारी पेशेंस खत्म हो गई है टेररिज्म की। अब जो है कॉस्ट आपको बढ़ जाएगी अगर आप टेररिज्म पर रिसोर्ट करोगे। और हमारी लड़ाई जो है टेररिज्म के साथ है और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, और जो आर्मी आपकी सपोर्ट करती है टेरर को, उसके अगेंस्ट है। कॉमन जो मैन है पाकिस्तान, उससे नहीं है हमारी। और ये मैसेज बहुत क्लियर था बिल्कुल। और चौथा मैसेज ये था कि जो आप न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करते रहते हो, वो नहीं चलेगा। कि आप न्यूक्लियर एक हाथ में लेके बोलो कि मैं टेररिज्म भी करता रहूंगा, तो वो मैसेज बहुत क्लियर था कि हाँ भाई, वो नहीं चलेगा। आप न्यूक्लियर स्टेट हो तो हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं और हम करारा जवाब दें। जी जी। और ये तो सर पूरे वर्ल्ड ने देखा कि इंडिया ने किस तरीके से, किस प्रिसीजन के साथ इसको अंजाम दिया। सर आज वारफेयर तेजी से बदल रही है दुनिया में। ड्रोन्स, मिसाइल्स, एआई, साइबर और स्पेस बेस्ड सिस्टम बैटलफील्ड को बदल रहे हैं। क्या ट्रेडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट की इम्पोर्टेंस कम हो रही है या उसका रोल और सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है? हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आजकल चर्चा में है। और ये पहले, अभी नहीं, पहले से है। पहले जब मिसाइल्स आई थी तब भी ये चर्चा में आया था कि मिसाइल क्यों नहीं यूज करते, पायलट या ये एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत है। अब तो क्या ड्रोन्स भी आ गए मिसाइल्स के साथ साथ। तो आपने कहीं सही बोला कि जितनी भी लड़ाइयां अगर आप देखिए, रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान वॉर हो गया, इवन ऑफ सिंदूर हो गया, सारी जो लड़ाई थी वो ड्रोन्स और मिसाइल्स की थी। तो और दूसरी चीज आपने बोली एआई, साइबर स्पेस, उसमें एक चीज छोड़ गए आप, इंफॉर्मेशन। तो ये जो 4 डोमेन्स हैं, आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस, साइबर, स्पेस, इंफॉर्मेशन, ये सारी जो है नई डोमेन्स है वॉरफेयर की। तो ये वॉरफेयर में इनका महत्व बहुत बढ़ गया है। इनको नॉन काइनेटिक वॉरफेयर भी बोलते हैं इसमें। लेकिन ये जो चेंजेस आ रही हैं, इसमें जो फाइटर का रोल है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, सोफिस्टिकेशन जो है और रोल चेंज काफी हुआ है। ऐसा है कि अभी जो लड़ाई जो है, पहले बोलते थे कि जो एयर वॉरफेयर के पायलट सेंट्रिक होती थी सर, जो डॉग फाइट्स होती थी कि पायलट कितना केपेबल। फिर प्लेटफॉर्म सेंट्रिक हो गई कि जहाज कितना केपेबल, कितने उसमें वेपन है, रडार कैसा है, उसका वेपन कंट्रोल कैसा है, मनोवरेबिलिटी कैसी है। अभी क्या है, लड़ाई जो है वो वेपन सेंट्रिक हो गई है जी। ठीक है, वेपन कितना स्मार्ट है, छोड़ने के बाद वो अपने आप जाके ढूंढ लेता है, अपने आप जाके प्रिसिशन से वार करता है, दूर से वार करता है, बहुत स्मार्ट हो गया है। लेकिन जो जहाज है वो बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है वो वेपन छोड़ने के लिए। और उसमें क्या है, जहाज से आपकी दूरी भी बढ़ जाती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है एयरफोर्स की, वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जहाज है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और फाइटर ही नहीं है, आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जी मोबिलिटी के लिए। तो जहाजों की जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई है। सोफिस्टिकेशन ऑफ कोर्स बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़िया बढ़ रही है। तो जो एयर वॉर है वो चेंज हो रही है, लेकिन फाइटर अभी रहेगा काफी दिन। जी 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 सर। सर इंडिया में आप देख रहे हैं आजकल थिएटर कमांड और जॉइंट नेक्स पर लगातार चर्चा होती है, इस पे काम भी चल रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज़्यादा इंटीग्रेट तरीके से ऑपरेट करने में सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ी चुनौती क्या आ सकती है सर? आपने भी जैसे सवाल किया, आपने यूज किया वर्ड जॉइंटनेस, जॉइंट, इंटीग्रेटेड। एक और वर्ड है फ्यूजन, जैसे चाइना में बोलते हैं मिलिट्री सिविल फ्यूजन, बहुत तगड़ा। तो ये तीनों इंटरचेंजेबल वर्ड नहीं है, इनकी डिग्री होती है। जैसे जॉइंट हो गया, फिर इंटीग्रेटेड हो गया, फिर फ्यूज्ड हो गया। तो इसकी बहुत महत्व है आजकल के वॉरफेयर में। कोई भी सर्विस अपने आप से लड़ाई नहीं कर सकती, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि लड़ाई में जब होता है, एक सर्विस लीड लेती है, दूसरी सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सरफेस ही लीड करे और दूसरा सपोर्ट करे।
वो सोचना गलत है। लड़ाई में एयर में लीड कर रहे हो और बाकी सब सपोर्ट कर रहे हो, या फिर नेवी लीड कर रही हो, जैसे अगर सी में हो तो बाकी, तो ये चलता है। और इंटीग्रेटेड जो ऑपरेशंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज ये है कि अभी जो है हम लोग जब भी जॉइंटनेस या इंटीग्रेटेड बोलते हैं, थिएटर कमांड साथ में बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को, कॉमन आदमियों को, कि थिएटर कमांड ही एक ही सोल्यूशन है इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं है। थिएटर कमांड जो है एक मेथड है इंटीग्रेशन। और मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि हमारी जो कंट्री का साइज है उसको डिवाइड करने में कोई फायदा नहीं है। वो एक थिएटर है। अब आप जो एक्सपीडिशनरी जो फोर्सेस हैं, जैसे चाइना हो गया, उसका एक्सपीडिशनरी एम्बिशन है अभी, जो अमेरिका है वो पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करता है। तो जब वो दूर, अपने कंट्री से दूर ऑपरेट करता है, तब थिएटर कमांड का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आर्मी, नेवी, ये तीनों वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं अपने कंट्री से दूर जी। वहां पर आपको ऐसा वो चाहिए। और तीसरी, अभी जो हमारी हालत है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो फायदे बहुत हैं इकट्ठे लड़ाई करने में। और प्रायोरिटी वाइज और भी कई चीजें हैं हाई प्रायोरिटी पे, जो हमको इंटीग्रेटेड करनी चाहिए। जैसे आपकी ट्रेनिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गई, कि जो ट्राई सर्विस हमारी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड अंडमान निकोबार कमांड है, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वेस्टर्न सी बोर्ड पे, अगाती आइलैंड्स पे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये सब प्रायोरिटी पे है। और चौथी चीज ये है, जैसे आपने खुद ही बताया, एआई हो गया आपका, ये जो नए नए डोमेन्स आ गए स्पेस के और साइबर के, इंफॉर्मेशन के, इनको डील करने के लिए हमको स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जॉइंट चाहिए। जॉइंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के नहीं, जॉइंट नेशन के साथ भी। जी जी जी। तो ये सारी प्रायोरिटीज आती हैं। तो इंटीग्रेशन का चैलेंज जो है वो ये है कि हम कौन सा मॉडल अडॉप्ट करें जो कि सूटेबल हो हमारे लिए। जस्ट हम कॉपी ना करें बाहर से, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चीज। सर, आज कई यंग एस्पिरेंट्स आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके अनुभव में, क्योंकि 4 दशकों का आपका अनुभव है, बहुत बड़ा लंबा अनुभव है आपका सर, सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर बनने के लिए कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सक्सेसफुल, एक तो मैंने पहले बताया कि हार्ड वर्क तो मतलब कॉमन है बिल्कुल। आप कहीं भी किसी भी फेज में हो, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं सर। वो नहीं। जो मिलिट्री लीडर है उसकी जो है 3 चीजें, 4 चीजें होनी चाहिए। एक तो उसको विजन होनी चाहिए। विजन मतलब कि पूर की लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, हेजी होगी, कि मतलब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो मैं लीड कर रहा हूँ 10 साल के बाद वो कहाँ होनी चाहिए। दूरदर्शिता, हाँ, दूर देखने की शक्ति, मतलब दूरदर्शिता। दूसरी चीज उसको जो है कि विजन के साथ साथ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ भाई ये नहीं कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट ही करता रहूं कि विजन तो देख लिया मैंने लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। वो भी डिसीजन मेकिंग भी आर्ट और साइंस है दोनों, वो भी इम्प्रूव हो सकती है। तीसरी चीज ये है कि जब आप डिसीजन लेते हैं उसमें रिस्क टेकिंग होती है, रिस्क एबिलिटी भी होनी चाहिए। और जब मैं रिस्क बोल रहा हूँ उसमें कैलकुलेटेड रिस्क, ये नहीं कि मतलब रैशनेस, आपने जाके डिसीजन ले लिया, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना प्रो देखे, ना कौन देखे, ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा, ना शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखा और डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं। वो सो हवास में, हाँ, उसको पूरा एनालाइज करके उसको आपने वे किया कि हमारी कोर वैल्यूज के अगेंस्ट कैसे है, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सब पूरा अच्छा तरह उसको देखभाल, एनालाइज करके फिर उसको रिस्क लेंगे। और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर आप फेल होते हैं तो यू शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब, इसको बोलते हैं ब्रॉड शोल्डर होना चाहिए सर। हाँ, फेलियर को एब्जॉर्ब करके उससे सीख के अगेन यू कैन। और जब ये आप लीड कर रहे हैं, मेरा हमेशा यही कहना है सबको कि हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल। ऑलवेज आपका जो मोटो होना चाहिए, डू एज आई डू, नॉट डू एज आई से। जी जी जी। तो सर, आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा, आपके पूरे कार्यकाल में सबसे रिस्की और चैलेंजिंग जो आपकी फ्लाइट थी वो कौन सी थी? रिस्की और चैलेंजिंग तो काफी है। चैलेंजिंग से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग में आती है जो कॉम्बैट की हम प्रैक्टिस करते थे, डॉग फाइट्स की, लार्ज फॉर्मेशंस में। अब तो क्या डॉग फाइट बंद हो गई है, अभी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट हो गया है, आप एनिमी का जहाज देखते भी नहीं है। तो चैलेंजिंग में वो आता था क्योंकि अगर आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस आंखों से देख के, रडार से देख के,
जो 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेडियस है उसमें डायमीटर है, उस रेडियस जो स्फीयर है उसमें आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत हाई होनी चाहिए। वो चैलेंज रिस्की में आता है कि जो सी के ऊपर फ्लाइंग करते हैं, वैसा आप सी के ऊपर फ्लाइंग कर रहे हैं, आदमी जो है वो फ्लाइंग के लिए तो बना नहीं है। जी सर। वो एयर इज ऑल्सो हॉस्टाइल एनवायरमेंट, और वो पानी में स्विम करने के लिए भी नहीं बना है सर। तो वो भी हॉस्टाइल है। तो आप अगर एयर से इजेक्ट करते हैं या पानी में जाते हैं, दोनों हॉस्टाइल है, तो रिस्की वो काफी है। और सबसे चैलेंजिंग एंड रिस्किंग जो थी नाइट फ्लाइंग, वो सी के ऊपर डीप इनटू द सी, डार्क नाइट, जब मून भी नहीं होता है और वेदर जब खराब होता है, ओवरकास्ट स्काइज को बोलते हैं कि क्लाउड ऊपर, वो सबसे ज्यादा रिस्की था क्योंकि उसमें डिसोरिएंटेशन बहुत होता है। आप ऊपर बिल्कुल काली चादर है, नीचे बिल्कुल काली चादर है, तो आपको जो फीलिंग ऑफ मूवमेंट है कि आप मूव कर रहे हैं 400 नॉट पे 1000 किलोमीटर पर आवर पे, वो फीलिंग नहीं आती। आपको लगता है कि आप एक बंद कमरे में, डार्क कमरे में बैठे हुए हैं एक चेयर के ऊपर। वो बड़ा डिस्कंसर्टिंग सी फीलिंग है। तो वो सबसे रिस्की और चैलेंजिंग है। अमेजिंग कर सकते हैं सर उस सीन को देख के। सर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है सर, अभी भी आप डेली लगभग आपका कोई एक ब्लॉग आ जाता है, आप जगह जगह पर कहीं लेक्चर के लिए जाते हैं जगह जगह, तो ऐसे में आप अपने परिवार के साथ कैसे समय बिताते हैं और कितना समय बिताते हैं? जी हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ कि लाइफ जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। जी सर। बैलेंस का मतलब ये है कि मेरा मोटो रहा है कि वर्क हार्ड प्ले हार्डर। कि मतलब आप काम ही करते जाओगे तो फिर लाइफ में जीने का कोई मजा नहीं है, तो आप प्ले भी करो। प्ले में आपका फैमिली के साथ जो टाइम बिताना वो बहुत important है। और प्ले में जैसे आपके और भी हॉबीज आती हैं, जैसे मेरी हॉबी है प्रॉब्लम थी अपना सुडोकू और पजल सॉल्विंग की जी। में 2-3 घंटे लग जाते हैं, बिलियर्ड्स खेलने में, बिलियर्ड्स, स्नूकर, गोल्फ खेलने में। तो ये सारी हॉबीज भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, फैमिली का सवाल वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैमिली के साथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है। तो जब सर्विस में होते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे को यही एक रिग्रेट रहा कि मैं अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जब उनको जरूरत थी एंड में, उतना समय नहीं बिता पाया जितना मेरे को बिताना चाहिए था। लेकिन जितना भी हो सके वो करते हैं। जी जी। तो अभी रिटायरमेंट के बाद भी जब भी मौका मिलता है उसको ट्राई करते हैं कि हाँ भाई हम फैमिली के साथ एक्टिविटीज करें। कई बार पजल्स भी इकट्ठी सॉल्व करते हैं, कई बार हम खेलते भी इकट्ठे हैं। तो जितना भी हो सके उनके साथ टाइम देते हैं। जी सर, वैसे पहले तो जॉब में थे, इतना लंबा समय जॉब में दिया तो उस समय कम मिला, लेकिन अब जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बिताना चाहिए सर। क्या आपको फाइटर जेट फ्लाइंग के टाइम पे कभी पूरे अपने कार्यकाल के दौरान कभी ऐसा कोई महसूस हुआ जिससे आपको अपनी खुद की एबिलिटी पर ही कोई, क्या कहूँ मैं, आगे कोई संदेह पैदा हुआ हो? बहुत सही जवाब आपने सवाल पूछा। संदेह तो बहुत हुआ, लेकिन ट्रेनिंग स्टेज में हुआ जी। जो 1 साल की फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद भी 1 साल के बाद कमिश्निंग के बाद भी फ्लाइंग ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे पहले 100 का फ्लाई किया, उसके बाद मिग 21 फ्लाई किया, उसके बाद स्क्वाड्रन गए। स्क्वाड्रन में भी आप 2 साल लग जाते हैं फुल्ली ऑपरेशनल। तो आपकी ट्रेनिंग जो है 4-5 साल चलती है बिफोर यू कैन गो टू वॉर। तो ट्रेनिंग स्टेज में क्या होता है, आप नई नई चीजें सीखते हैं, स्पेशली प्री कमिश्निंग। जी जी। तो डाउट हमेशा रहता है यार कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, जी। मेरे में ये एबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि वो इसको बोलते हैं फियर ऑफ द अननोन। तो फियर ऑफ द अननोन बहुत हाई है। और फ्लाइंग में जो एट्रिशन है, जो गोइंग आउट रेट है, वो बहुत हाई है। जैसे हमारे कोर्स में 67 हम लोग फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू किए थे, कमिश्निंग टाइम तक आधे बचे थे सब। तो उसमें है कि कईयों के मतलब मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को फ्लाइंग सूट नहीं करती है, एयर सिकनेस होती है, कईयों में साइकोमोटर स्किल की थोड़ी कमी रहती है, कई लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो वो डाउट हमेशा रहता है। जो ट्रेनिंग स्टेज में डाउट बहुत था सर, जब उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो गए तो अपनी एबिलिटी पे डाउट नहीं हुआ कभी। लेकिन वो जो है डाउट इसलिए रहता था कि हाँ भाई जो हम मिशन कर रहे हैं
जो मैंने टास्क अंडर लिया है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। उसमें डाउट ऐसा आ जाता था कि मैंने प्रिपरेशन की है कि नहीं, काफी मैंने कुछ चीज छोड़ तो नहीं दी, कोई ऐसा मुद्दा तो मैंने छोड़ दिया जो कि मैंने केटर नहीं किया है। तो वो एबिलिटी पे डाउट नहीं, बट सक्सेस पे डाउट रहता है थोड़ा बहुत, और रहना भी चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो मतलब फिर आप बहुत बोल्ड हो जाएंगे। वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो सारे होने चाहिए। Yeah. सर, आपके अनुसार अगर आज की टेक्नोलॉजी पहले होती जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन या प्रॉब्लम थी जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती थी? पहले की जितनी भी प्रॉब्लम्स है बड़ी आसानी से हो जाती है। अच्छा, तो जैसा मैंने बताया कि बालक मैंने कोऑर्डिनेट किया टाइम पहले, और ऑप सिंदूर मैंने वेरी क्लोजली फॉलो किया ऑब्वियसली, क्योंकि एयर वॉर काफी थी उसमें, और मैंने उसको काफी अच्छी तरह से फॉलो किया, क्योंकि बालाकोट्स के आगे बढ़ने एक स्टेप नहीं कई स्टेप आगे बढ़े उसमें। तो मेरे विचार से एग्जाम्पल जो है आइडियल है कि अगर आज की टेक्नोलॉजी तब होती, रफाल जहाज होता, दूर से वार करने वाले वेपन होते, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, तो हमारा बालाकोट का जो काम है वो काफी आसान हो जाता। जी जी जी। इतना हमको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाता है कि दूर से ही हम वार कर सकते थे। सर आज जहां दुनिया भर में जो ड्रोन्स एयर वॉरफेयर को डोमिनेट कर रहे हैं, और हमारे पड़ोसी चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट यूज कर रहे हैं, 6ठे की वो तैयारी कर रहे हैं, और हम अभी तक तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप भी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी नहीं है। तो ऐसे में हम अपने पड़ोसी के साथ हमारी जो पावर बैलेंस है उसको कैसे देखते हैं? हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, डिफरेंस वैल्यू की मैंने बात की, तो उसमें क्या है, जो हमारी कैपेबिलिटी है वो काफी इम्प्रूव हुई है हर एक चीज की, दूर से वार करने की, प्रिसिशन की, हमारी क्वालिटी ऑफ जो प्लेटफॉर्म है उनकी, मोबिलिटी, रीच, आई मीन कैपेबिलिटी, डे एंड नाइट ऑपरेशन, बैड वेदर ऑपरेशन, ISR, जो हमारी AD एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड हो गया है, कैपेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हुई। हमारी जो कैपेसिटी है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, वो थोड़ी कम पड़ रही है, और अभी जो है आत्मनिर्भरता बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो हमने थोड़ी देर से शुरू किया है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का पूरा फोकस है आत्मनिर्भरता पे, डिफेंस प्रोडक्शन में स्पेशली, और भी कई मामलों में, तो हमारा जो ट्रैक है जो अभी, वो थोड़ा देर से हमने शुरू किया, लेकिन जो ट्रैक है, जो रूट है हमारा, वो ठीक है। स्पीड पकड़ने की जरूरत है, पैसा खर्च करने की जरूरत है, और स्पीड पकड़ने की जरूरत है। अभी क्या है, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी नहीं है। अब आप देख लीजिए, आप तेजस की आपने बात की, अब तेजस क्यों अटका हुआ है? इंजन नहीं है हमारे पास, रडार नहीं है, तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वो नहीं है। तो हमको बाहर के देशों से भी हेल्प लेने की जरूरत है। अगर खुद से नहीं बना सकते तो एटलीस्ट बाहर की हेल्प लेके, तो ये सारा कुछ काम चल रहा है, लेकिन उसमें स्पीड पकड़ने की जरूरत। और तीसरी चीज ये है कि आपने जैसे ड्रोन्स बोला, वॉरफेयर बोला, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इवेल्युएट करने का कि आपकी फोर्स स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितने ड्रोन होने चाहिए, कितने फाइटर होने चाहिए, कितने ये, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, नए नए प्लेटफॉर्म, वेपन आते रहेंगे, तो ये जो रिव्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही वैलिड है, और ये सारे यही पूछते हैं कि हाँ भाई, चाइना बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, और जो पाकिस्तान हमसे पीछे, उनको भी साथ में खींचते जा रहा है जी, कंक्लूसिव है। तो हमारा जो बैलेंस है वो पूरा ऑफसाइड हो रहा है, तो उसमें हमको स्पीड पकड़ने की जरूरत। सर, आपकी तरफ से जो यंग एस्पिरेंट्स हैं और सैनिक वेलफेयर के जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए कोई विशेष संदेश सर? संदेश तो बहुत है। तो संदेश तो ये है कि सबसे बड़ा कि जो अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो उसको आप जॉब की तरफ मत देखो, टेक इट एज अ पैशन, टेक इट एज अ चैलेंज, तब आप एंजॉय करोगे। और सर्विस में ज्वाइन करने के फायदे बहुत हैं। आजकल के लड़के लड़कियां बाहर का वर्ल्ड देखते हैं थोड़ा, और वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत टफ लाइफ है, लेकिन कोई फायदे नजर नहीं आते। फायदे ये हैं कि जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑल राउंड डेवलप होती है। आप लीडर बनते हो, आप इवेंट मैनेजर बन जाते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती हैं, आपकी टॉलरेंस भी, आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है,
आपकी टेक्नोलॉजी पे आपको टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए मिलती है, कंप्यूटर स्किल आपकी इम्प्रूव होती है, आपका जो दृष्टिकोण बढ़ जाता है, आप पूरे वर्ल्ड पे इंटरेक्ट करते हो, तो बहुत उसके फायदे हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि उसको आप पैशन लो, आप चैलेंज लो और उसको ज्वाइन करो, इम्प्रूव करो। और ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं जो, जैसे मैंने कुछ बोली कि टेक्नोलॉजी हो गई, एनालिटिकल स्किल हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कि इनको आप डेवलप करो, ये आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट लाइफ। आप अगर जॉब चेंज भी करते हो, सर्विस छोड़ के आपको हेल्प करेंगे, आपको डे टू डे जो आप लाइफ लीड करते हो उसमें आपको हेल्प करेंगे। और दूसरी लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में और इंडिया में भी हमारी टॉलरेंस कम होते जा रही है। हम लोग ना पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, नेबर के साथ बड़ा अच्छे रिलेशंस होते थे, मिलजुल के रहते थे। अभी क्या है, वो पार्किंग के लिए लड़ाई हो रही है, रोड रेज हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं पार्किंग के लिए। वो टॉलरेंस पर जो हमारी रिड्यूस होती जाती है, वो देश के लिए अच्छा नहीं। और वो सर्विसेज से सीखना चाहिए। हाँ भाई, टॉलरेंस से, सर्विस से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता सीखने के लिए। जी हाँ सर, आपका एयरक्राफ्ट जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो? एक नहीं, मैं सारे जहाज जितने मैंने जब भी उड़ाए, जिनमें मैं क्वालिफाइड रहा हूँ सर, तो जैसे MiG-21, उसमें कॉम्बैट मैं बहुत एंजॉय करता था। कॉम्बैट के लिए बहुत ही एंजॉयबल। जो जैगवर था वो सी फ्लाइंग बहुत एंजॉयबल थी। मैंने किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाया है, वो एरोबैटिक्स के लिए बहुत ही एंजॉयबल था। माइक्रोलाइट उड़ाया है मैंने, वो फन फ्लाइंग के लिए बहुत। तो इन अलग अलग चीजों के लिए मैं जहाजों को याद करता हूँ, अभी भी मिस करता हूँ। सर, आपकी कोई एक पोस्टिंग, कोई भी आपके कार्यकाल की एक पोस्टिंग जिसने सबसे ज्यादा आपको बदला हो? मैं बदला तो नहीं, मतलब बदला और जो मैंने मोस्ट एंजॉय की वो थी ईस्टर्न एयर कमांड के जो कमांड एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। तो वो मेरे को सबसे ज्यादा याद रहेगी लाइफ में। एंड लेकिन जो सर्विस करियर में दो तरह की पोस्टिंग जो है आपको बदलती हैं काफी। एक तो है जो इंस्ट्रक्शनल टेन्योर्स करते हैं, उसमें क्या है, जैसे आप अपनी लाइफ देखिए, आपका एक लाइफ स्टाइल होता है, ढंग होता है, मैरिज होती है तब भी आप, लेकिन जब आपके बच्चे होते हैं तब आपकी लाइफ में काफी बदलाव आ जाता है। सोचिए अपने बारे में या किसी को भी, तो जब बच्चे आते हैं तब आप उनको सिखाना शुरू करते हैं, देन रियलाइज कि हाँ भाई क्या है लाइफ में, आप पूरा साइकिल दोबारा। इसी तरह इंस्ट्रक्शनल में क्या होता है, जब आप इंस्ट्रक्शनल टेन्योर में जाते हैं आपका बदलाव काफी आ जाता है, आप काफी कुछ सीखते हैं। और दूसरा जो बदलाव आता है वो है कमांड असाइनमेंट्स में काफी मैच्योरिटी आ जाती है। उसमें काफी, जैसे कि मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग आप थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तो ये जो दो असाइनमेंट्स हैं, इनमें ये आप में काफी बदलाव पैदा होगा। सर, आपको लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक रहा है। कोई ऐसी मिलिट्री की बुक या आइडिया जिसने आपको प्रभावित किया हो? सभी ने प्रभावित किया है, लेकिन मेरा इस मामले में भी मेरा देखने का रवैया स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे टीचर्स डे आता है, गुरु डे आता है, लोग अपने अपने गुरुओं को मैसेज भेजते हैं कि सर आपने हमको सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा मानना है कि मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों के साथ काम किया हूँ, सब मेरे गुरु रहे। गुरु इसलिए रहे हैं कि कईयों से तो मैंने सीखा कि अच्छी अच्छी बातें कि ऐसे फॉलो करो, एमुलेट करो। कईयों से मैंने ऐसा सीखा कि ये काम मत करो, तो वो भी मेरा गुरु है। so, मेरा देखने का रवैया ऐसा है कि हर एक कोई गुरु है। किसी से अच्छी चीज सीखो, किसी चीज से सीखो कि हाँ भाई ये बुरी चीज मत। सबसे सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। सर, एक एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहते हो? पहली बात तो, अगर मेरे को मौका मिले दोबारा लाइफ जीने का, मैं फिर से यही लाइफ जीऊंगा। सेम स्कूल में जाऊंगा, सेम काम करूंगा, एयरफोर्स में ज्वाइन करूंगा, सेम बिल्कुल। So I wouldn't like to change anyone. I've enjoyed every bit of it. My childhood, my growing thing, my life in the Air Force, retirement, everything. Only change I will make in my personal feeling is that I will tell myself to be more tolerant to others, especially
in terms of working this thing. मेरे हिसाब से मैं जब सोचता हूँ पुराने दिनों के बारे में तो सोचता हूँ मैं प्रोफेशनल लाइफ में काफी हार्श था लोगों पे, मेरे से अनप्रोफेशनलिज्म टॉलरेट नहीं होती थी. So I will like to change that and be a little bit more relaxed and tolerant to others. तो हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है. सर आपके आंसर ने मुझे 94 की कुछ मेरी अपनी एक याद दिला दी. हाँ जी. 1994 में मैं MS पणजी गोवा में पोस्टेड था सर, और उसके जस्ट सामने दीनानाथ मंगेशकर कला अकादमी थी. उसके अंदर ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो उसमें सुष्मिता सेन को जूरी ने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा कि आपको अगला जन्म मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे. सुनील गावस्कर, ऐसे 2-3 पर्सनैलिटी का नाम लिया, लियोनार्डो दी विंसी या कुछ. उसने तो बोला मैं सुष्मिता सेन बनना चाहूँ. तो सेम आपने वही बोला सर, अगला जन्म मिले तो मैं वही जो अब आज हूँ वही बनना चाहूँगा सर. तो साथियों, अभी आपने एयर मार्शल अनिल खोसला साहब को सुना. बड़ी बेबाकी से सभी मुद्दों पर सर ने अपनी राय रखी. मैं अपने सभी व्यूअर्स और सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के परिवार की तरफ से सर, आपने अपने व्यस्ततम समय से जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए सदैव आभारी रहूंगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर.